आम बजट में महंगाई पर ऐलान संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, मुद्रास्फीति रोकने की कोशिश पर ऐलान संभव है। देश को महंगाई से राहत दिलाने की चुनौती, आम लोगों को राहत देने की घोषणा संभव है, लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल है कैसे होगा, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट यह कहता है कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो महंगाई होगी। एक स्कूल ऑफ थॉट यह कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ महंगाई को मैनेज करना एक अपने आप में बहुत चुनौती है। लेकिन अभी हमारे साथ जितने भी दर्शक हैं, ये देखिए जरा, स्क्रीन देखिए, मैं आपके सामने कुछ दिखा रहा हूं। ये हमारे खास एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग सेक्टर से एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। ऊपर गौरव हमारे साथ हैं, गौरव के पास मैं जाऊंगा यहां पर। लेकिन ये देखिए, अरे वाह, गौरव के पास पूरा मार्केट है और अभी स्टॉक मार्केट में हलचल है। लेकिन पहले इस वक्त जो हमारे सामने जो डिटेलिंग आ रही है वो देखने की कोशिश करते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, ये देखिए, प्लेट ऑन। आइए जरा गोप्रो को दिखाइए, जो मेरे पास डिटेलिंग है। यहां पर जो हमारे पास अब जानकारी आ रही है वो देखिए जरा, ये जो फैक्ट्स है उनको देखिए। महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार के सामने बड़ी कठिनाई है खाने पीने की चीजों को लेकर। नंबर 1 आंकड़ों से पता चलता है, जून 2023 में खाद्य महंगाई दर 4.31%, जून 2010 की मैं बात कर रहा हूं। और अभी की अगर बात की जाए 2024 में 9.36%, 9.36%। और यह खाद्य महंगाई दर है, फूड इन्फ्लेशन, जो कि एक आम इंसान को सबसे ज्यादा चुभता है और इसके ऊपर डिस्कशन बहुत जरूरी है। भले ही 2 रुपए पेट्रोल के दाम कम हुए हो इलेक्शन से पहले, भले ही एलपीजी के दाम कम हुए हो इलेक्शन से पहले, लेकिन अब सवाल यह है कि इसका क्या होगा। सीधे आइए अब जो अगली डिटेलिंग है वो दिखाते हैं। अब आपको बता दें कि आम आदमी की शाकाहारी थाली एक साल में कितनी महंगाई हो गई है, यह मुझे ध्यान से देखनी पड़ेगी। ये देखिए, क्योंकि हाल ही में मैं जरा कंप्लीट वेजिटेरियन बना हूं, वेजिटेरियन से। ये देखिए जरा, जून 2023 में थाली का दाम था 26 रुपए 70 पैसे। अच्छा, थाली में क्या क्या था ये देखना होगा, और थाली के कितने बैगन इधर से उधर लुढ़क रहे हैं ये भी देखना होगा। जो जून 2024 में करीब 29 रुपए हो गया है, यानी एक साल के अंदर थाली 10% हो गई है। बीजेपी का कहना है कि थाली महंगी हो गई है, लेकिन आपकी जेब में पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं। अब सवाल जो है, हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, सभी मेहमान हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, हम थाली महंगी हो गई, ओके, मुझे माइक लेना जरूरी है यहां पर। आइए जरा, हमारे साथ जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारे जो सबसे पहला फूड इन्फ्लेशन की बात करें, आपको लगता है इसमें कोई फर्क आने वाला है इन टर्म्स की, लोगों की पॉकेट में थोड़ा और पैसा आएगा, इस बजट में कुछ होगा ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता तो यही चाहती है कि तो ये आपकी उम्मीद है या आपका ये एक्सपेक्टेशन है या आपका ये प्रेडिक्शन है? इससे बेहतर समय नहीं होगा, इससे बेहतर समय नहीं होगा सरकार के पास, जहां पे सरकार अगर चाहे तो, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़िया है, फिर कैसे करेंगे? आप बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि अगर आप टैक्स रेट घटा के और अगर उसका स्पैन बढ़ा दीजिए, जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते आप उनको भी टैक्स के दायरे में किसी तरह ले आए, और जो टैक्स रेट है उसमें थोड़ा सा कम, जैसे उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जो कि ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एबॉलिश कर दें। एक स्कूल ऑफ थॉट इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद वो ये बता रहा है आज की तारीख में देश में कि आप कितने भी फ्रीबीज दे दीजिए, लोग उससे आपको एडवांटेज नहीं देंगे, वो अपना हक मांगते हैं। नहीं, देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स घटाया और कॉर्पोरेट टैक्स में देखिए बम्पर इनके पास रेवेन्यू आया, सिर्फ टैक्स घटाया कॉर्पोरेट टैक्स। सर, मैं आम इंसान की बात कर रहा हूं। आम आदमी के लिए भी यही काम करें। अच्छा, एक थोड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, 80C में 1.5 लाख रुपए मिलता है, और क्योंकि मैं टैक्स एक्सपर्ट हूँ मैं तो सिंपल एक बात बोलूँगा, 80C में 1.5 लाख रुपए मिलता है, उसमें आप NSC में भी जमा करिए, PPF में भी जमा करिए, इंस्टॉलमेंट भी हाउसिंग लोन। सर, एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संसद भवन में आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है,
और कोऑपरेटिव्स की बात की जाए तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है। वेल हाँ, नेवरदलेस तो एटीसी में आप पीपीएफ में जमा करें, एनएससी जमा करें, इंस्टॉलमेंट पे करें। अब 1.5 लाख रुपए क्या है आज के समय में एटीसी को? देखिए, मेरी उम्मीद तो यही रहेगा कि एटीसी को अगर बढ़ा के 3 लाख कर दें, जो इंटरेस्ट है 24 सेक्शन 24 में ब्याज जो हम पे करते हैं सिर्फ मात्र 2 लाख रुपया ब्याज है। ठीक है, हमारे सर चैनल के बजट बाबा एक है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। उनका नाम है गौरव अग्रवाल। गौरव, स्वागत है आपका। क्योंकि मैं गौरव को बजट बाबा बोलता हूं, बजट बाबा से मैं जानना चाहूंगा गौरव, व्हाट इज देयर मोर? सर, एक बड़ी खबर जो आप ही बात कर रहे थे फूड इन्फ्लेशन की, आपको अपने व्यूअर को फूड इन्फ्लेशन के बारे में बताते हैं। एक साल में महंगाई कितनी बढ़ी है। दिल्ली में 15 जुलाई 2023 को किलो के हिसाब से आलू 27 रुपए बिक रहा था, 27 रुपए किलो, जो अगले साल 15 जुलाई 2024 को 40 रुपए हो गया। यानी आलू के दाम में 48% की बढ़त दर्ज की गई। आज सब्जियों के दामों की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए आपके सामने आ रहा है यहां पर पूरा डेटा। इसी तरह प्याज 2023 में आप देखें तो 33 रुपए किलो था और यहां 53 रुपए किलो हो गया जुलाई 2024 में। 60% बढ़ोतरी इसमें हो गई। गेहूं के दाम 7% बढ़ गए, चीनी के दाम 7.32% बढ़ गए, सरसों का तेल 13.64 यानी करीब 14% महंगा हो गया। सब्जियों के दामों में और बाकी खाने पीने के दामों में कितनी बढ़ोतरी है आप देख सकते हैं। इसी को आम आदमी जानना चाह रहा है कि क्या इससे राहत मिलेगी? फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, सरकार क्या उनके हाथ में ज्यादा पैसा देगी ताकि वो इस फूड इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकें? सरकार क्या उनको राहत देगी ताकि दूसरे सोर्स से उनके पास पैसा आए और उनकी कमाई भी उसी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़े? यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार की खुद की कमाई कितनी बढ़ने वाली है, इस बजट में सरकार क्या बताएगी, आय का ब्यौरा यह भी देखना होगा, क्योंकि सवाल तो यही पूछ रहे हैं लोग कि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। गौरव, अब यहां पर जो टाइमर हमारे सामने चल रहा है दिखाइए जरा। टाइमर हमारे सामने है, 52 मिनट 26 सेकंड बाकी हैं। लेकिन अब मैं जरा आपके सामने एक एंटीथीसिस लेकर आता हूं और मैं ये एंटीथीसिस ये है, सरकार ये कहती है कि देखिए हम आपको इतनी सारी चीजें भी तो दे रहे हैं। अब आयुष्मान योजना, हम आपको उसके तहत भी बहुत सारी चीजें दे रहे हैं और ये सारी चीजों के लिए खर्चा भी करना पड़ता है। हमारे खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पहले तो अपना नाम हमें बताइए सर। रवि आर कुमार। ओके सर, ये बताइए जो अभी के हालात हैं, गौरव यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी, ये जो अभी के हालात हैं, इन हालात में क्या आपको लगता है कि कुछ मेजर फ्रीबीज एज इन मिडिल क्लास के लिए देख सकते हैं? क्योंकि मोस्ट इग्नोर सेक्टर है और बजट मिडिल क्लास देख रहा है। बाय द वे, वो तबका नहीं देख रहा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। मिडिल क्लास को फर्क पड़ता है, उसका घर चल रहा है लेकिन उसको फर्क पड़ता है। देखिए, ये बजट जो है 3.0 का नहीं है, 2.0 का लास्ट बजट है। ये इंटरिम बजट था 1 फरवरी को। Well said. और ये बजट मोदी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी तरह से राजनीतिक बजट रहने वाला है। क्योंकि आने वाले समय महाराष्ट्र का चुनाव, 2025 में बिहार का चुनाव, और इतने साल के एनालिसिस का मुझे लगता है कि इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर पे मोदी सरकार का खास झुकाव। अब आपने बोल ही दिया है तो बगल में चले ही जाते हैं। क्या लगता है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो? ऑप्टिमिस्ट रहे हैं हम। एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी इम्पॉर्टेंट है। हमारे दर्शकों को दो चीजें समझाइए। क्या उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि क्या क्या होना चाहिए, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग सरकार कहां तक स्ट्रेच करेगी? एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीद है क्या? कि एफिशिएंसी में फोकस करेंगे। बजट एलोकेशन एक बात है, बट एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी ऑफ मैनेजिंग इट एंड आउटकम बेस्ड होना चाहिए। दैट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स अभी हो रहा है। दैट्स व्हाई आई से आई एम ऑप्टिमिस्टिक। एक चीज और, क्योंकि जनरल दत्ता हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लेकिन बतौर सीनियर सिटीजन भी सर टैक्सेशन को लेकर बड़ी आस लगा के रखते हैं। सीनियर सिटीजन भी एफडी में पैसा रखते हैं, एसेट क्लास में पैसा, ऐसी एसेट क्लास पैसा रखते हैं जहां पैसा सेफ हो। सर बजट ज़्यादातर बैंकों में डिपॉजिट उनका होता है, तो एज अ सीनियर सिटीजन आपकी क्या सरकार से डिमांड होगी टैक्सेशन को लेकर? देखिए, जो टैक्स रिटर्न, जैसे अभी हम 31 जुलाई को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो जब आप कैलकुलेट करते हैं जो ओल्ड रजीम और न्यू रजीम ऑफ टैक्सेशन में, तो उसके अंदर जो आप देखते हैं कि हमें कितना रिबेट गवर्नमेंट दे सकती है। 3 लाख तक का भी दिया उन्होंने, सीनियर सिटीजन को पहले होता था 3 लाख का, भी 3 लाख स्टैंडर्ड कर दिया उन्होंने। उसको बढ़ा के हो सकता है 5 लाख तक कर दे तो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट होगा। और साथ में जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस की है, जो आज के दिन में सीनियर सिटीजन स्कीम सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देती है। बैंक जो हैं तकरीबन 7.5 7.6 के करीब देते हैं। तो अगर सीनियर सिटीजन को इन्वेस्टमेंट में
थोड़ा परसेंटेज भी बड़ा मिलता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा हो जाता है कि उनके ओल्ड एज में जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है उसको एक वाजिब रिटर्न मिल जाए। आप जो बता रहे हैं सर, तो उसमें एक बड़ा मेरा बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। गौरव, अगर आप प्लीज माइक पास कर पाए सर को। सर, क्या आयुष्मान योजना में कुछ चेंजेस देखते हैं? 3 साल से कुछ चेंज नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं यही बोल सकता हूँ, एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या करेगा सरकार ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन प्योर एक्सपेक्टेशंस है। निशांत, मुझे कमांड आ रहा है सर एक ब्रेकिंग के लिए इस वक्त की बड़ी खबर। बजट में बेरोजगारी को लेकर ऐलान संभव, ये बहुत बड़ी खबर है। बजट में बेरोजगारी को लेकर ऐलान संभव, नौकरियों के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना जरूरी है, 2030 तक हर साल करीब 78 लाख नौकरी गैर कृषि सेक्टर में सृजित करना जरूरी है। यह इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है, यह इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि यह जरूरी है। 78 लाख, दैट्स अ बिग नंबर। गौरव, बिल्कुल, और इकोनॉमिक सर्वे में जॉब्स को लेकर जो कहा गया है उसमें यह लगता है कि आगे चैलेंजेस अभी खत्म नहीं होने वाले, और वही देखना है कि बजट में क्या वो टास्क सरकार सही से निभा पाएगी, क्या रोजगार और नौकरियों के मौके एक बार फिर से पैदा होंगे। आइए जल्दी से इस बारे में आपको हमारा रिसर्च दिखाते हैं। बजट में बेरोजगारी के खात्मे को लेकर भी कदम उठाए जा सकते हैं। भारत में बेरोजगारी दर इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कम रही है। साल 2010 में बेरोजगारी दर 5.5% थी, जो 2015 में 5.44% रही, लेकिन अगले 5 साल में यानी 2020 में बेरोजगारी का यह आंकड़ा बढ़कर 8% गया। वही साल 2024 में जून तक बेरोजगारी दर 9.2% रही। इकोनॉमिक सर्वे यह कहता है कि पहले से के मुकाबले अभी बेरोजगारी कम हो रही है, लेकिन बजट में होने वाले ऐलान का खास फोकस रोजगार पर रहेगा। जान लेते हैं देश में रोजगार का ग्राफ क्या रहा। साल 2000 में केंद्रीय कर्मचारी 38 करोड़ 71 लाख थे, 2012 में बढ़कर 46 करोड़ हो गए। इसके अलावा 2019 में यह आंकड़ा 46 करोड़ 65 लाख रहा। हालांकि 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों का आंकड़ा 54 करोड़ 45 लाख दर्ज किया गया। बेरोजगारी की बात करें तो साल 2000 में इनकी संख्या 0.92 करोड़ रही, 2012 में आंकड़ा 1 करोड़ हुआ, 2019 में 2.9 करोड़ और 2022 में 2.29 करोड़। इस तरह कुल कामगार साल 2000 में 39 करोड़ 63 लाख, 2012 में 47 करोड़ 67 लाख, 2019 में 49 करोड़ 55 लाख और 2022 में 56 करोड़ हो गए। कुल कामगार की हम बात कर रहे हैं, कामगार जो तादाद है उसकी। गौरव, ये जो एक है, गौरव मैं चाहूंगा आप ज्वाइन करें मुझे। सर, एक बार अपना नाम हमारे दर्शकों को प्लीज फिर से बताएं। सीए जयेंद्र मल्होत्रा। अब मेरा मल्होत्रा साहब आपसे सवाल ये है, 78 लाख नौकरियां इकोनॉमिक सर्वे में कहा है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये हम तब देख रहे हैं जब प्राइवेट सेक्टर में कैपिटलाइजेशन जो है, जो है एआई का पेनिट्रेशन जो ये बढ़ रहा है, कैसे होगा? सर, आपको थोड़ा सा रोकूंगा, पार्डन मी। गजेंद्र सिंह शेखावत की अभी यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है। आप चीजें ऐसे आते रहेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। हमारे जितने भी दर्शक हैं, योर टेक सर। निशांत, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने बोला है, और आई थिंक बजट में ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहेगा। प्राइवेट जो एक्सपेंशन या कैपेक्स की बात कर रहे हैं, क्या वो जो पिछले साल हुआ था वो इस साल हो पाएगा? अगर होता है तो। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, और मुझे इस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि इस बार बेरोजगारी एक मुद्दा था जिससे इलेक्शन में इनको नुकसान पहुंचा। एब्सोल्युटली निशांत, आप एक तरफ बेरोजगारी कम करने की बात करें, दूसरी तरफ आप तुरंत उसके बाद गौरव बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट को देखिए सर, 5.1 आ रहा है, 5.2 आ रहा है, इसको 4.9 गौरव, आप दोनों चीजें मिक्स क्या करेंगे कैसे? गौरव, सिटी बैंक के सर्वे को भले ही हम लोग मना कर दें सरकार की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपना सर्वे दे दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत कुछ कह रही है। ग्राउंड रियलिटी तो मैंने जाकर देखी, वहां पर मुद्दा था, वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी था, बहुत बड़ा मुद्दा जॉब था, ओपीएस को लेकर भी बड़ी बात कही गई, लोग पेंशन मांग रहे हैं। आपको लगता है एनपीएस में ओपीएस का कोई फीचर सरकार ऐड करेगी? कर्मचारियों की हम बात कर रहे हैं उनके लिए। देखिए, मैं पहले बेरोजगारी पे बात करूंगा कि ओपीएस के पहले बेरोजगारी में अगर हम चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर के रोजगार की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के रोजगार की बात करते हैं। हम भारत में जो बजट है, पहले हम बजट बात करते थे कि आम बजट अलग होगा, रेल बजट अलग होगा, अब सारा बजट एक ही जगह है। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा पहले भी था और आज भी है। हाँ, थोड़ा सा फासला हुआ है। और अगर आप ओपीएस की बात करते हैं और पेंशन की बात करते हैं, तो इसको आप बेरोजगारी के मुद्दे से ना जोड़िए, क्योंकि हमारे
यहाँ पे स्किल्स का प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम चाहते हैं सब कुछ सरकार करे, सरकार सब कुछ नहीं करेगी, करना हमें पड़ेगा। एग्जैक्टली कल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया गौरव, उसमें सबसे अलार्मिंग बात यह है अराउंड 50% का मार्जिन है स्किल्स की जो जरूरत है और जो हमारे पास एक्चुअली अवेलेबल लेबर फोर्स। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बात हो रही थी रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव में, उतना ही बड़ा मुद्दा ओपीएस भी था और कांग्रेस ने कई सरकार राज्यों में ये वादा किया था राज्यों के चुनाव में। गौरव वो बता रहे हैं कि ओपीएस पे हम बात करेंगे। सर आपको थोड़ा सा रोकूंगा, निधि हमारे साथ है। निधि, बजट बाजार में क्या कुछ हो रहा है बताइए जरा। बिल्कुल निशांत और गौरव, बड़ी बात जो आप कह रहे हैं रोजगार को लेकर, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा सरकार को वर्कफोर्स बढ़ाने की जरूरत है और 75 लाख नौकरियां होनी चाहिए, तो इसीलिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। डॉक्टर आलोक पुराणिक जी हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ डॉक्टर नवनीत भी हैं जो कि कंज्यूमर एक्सपर्ट है। सबसे पहले आलोक सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, कैसे होगा ग्राउंड जीरो पर नौकरियां कैसे बढ़ेंगी? देखिए निधि जी, इस इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम रोजगार नहीं है, क्वालिटी रोजगार है। रोजगार हर एक के पास अवेलेबल है। 15,000 रुपए का डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल बनना है, वो आज इजीली अवेलेबल है, पर ये गुणवत्ता वाली नौकरी नहीं है। गुणवत्ता वाली नौकरी कब आएगी? जब आप फैक्ट्री हो, आपके पास बड़े ऑफिसेज हो। उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये है, एक तरफ तो यहाँ है कि रोजगार नहीं है, कंपनियां रोती हैं कि हमारे पास स्किल सेट वाले बंदे नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जुड़ती है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं अपने बच्चों को। तो एक तो वहाँ चेंजेस के साथ साथ दूसरी बात ये कि एक नॉर्थ इंडिया में खास तौर पर कंसेप्ट है कि नौकरी का मतलब परमानेंट सरकारी नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी। परमानेंट सरकारी नौकरी अब नहीं आनी, ये पक्की बात है। सरकार इसको माने या ना माने, घोषणा करे या ना करे, बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि सरकारी नौकरियां नहीं आनी। अब सरकारी नौकरी के बजाय अच्छी नौकरियां आनी प्राइवेट सेक्टर से। उसके लिए जो एजुकेशन स्किल सेट है, नंबर 1 उस पर काम करने की जरूरत है। दूसरा ये बहुत साफ समझना चाहिए कि नौकरी के अलावा अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में अब गंभीरता से उत्तर भारत में विचार करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे साउथ में बहुत अच्छा विचार हो रहा है, हमारे यहाँ विचार नहीं हो रहा। नौकरी 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो आंकड़े दिखाना चाहे आप दिखा सकते हैं, पर उसमें कितनी गुणवत्ता वाली नौकरी है, मुझे लगता है कि ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस पे वाकई कार्य करना पड़ेगा। इस एजुकेशन सेट से मुझे नहीं लगता कि गुणवत्ता वाली, ऐसा नहीं है। तो मतलब इन द सेंस कि फैक्ट्रियां अगर जब बनेंगी तभी तो कंज्यूमर आएगा, उन फैक्ट्रियों में रोजगार पैदा होंगे, फिर कंज्यूमर की जेब में कितना बच रहा है उस पर बात होगी। तो ये कैसे होगा? इसका जो डायरेक्शन है उसे क्या मानते हैं आप डॉक्टर नवनीत? अगर आप देखिए, जैसे अगर हमने देखे यहाँ पे हर चीज है जो कि कंज्यूमर के जेब में पैसा बचना चाहिए। अल्टीमेट टारगेट तो यही है कि हमारी जेब में पैसा कितना बच रहा है, चाहे वो कपड़े खरीद रहे हैं या हम ग्रोसरी खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं। तो हमारा अल्टीमेट मोटिव कैसे सरकार हमसे जुड़ती है? इसके लिए कुछ चीज़ों को हमें बहुत साफ तौर पे समझना होगा कि कंज्यूमर कैसे बनता है। कंज्यूमर बनता है इनकम से। जब इनकम है तो कंज्यूमर है, एंड इनकम है एम्प्लॉयमेंट। सो देयरफॉर हमें एम्प्लॉयमेंट और कंज्यूमर के बीच का जो नेक्सस है वो समझना पड़ेगा। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 3 विषय हैं। पहली बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा, उसके लिए हमें 2 या 2 से अधिक सेक्टर्स के बीच में चुनाव की आवश्यकता नहीं है। हमें मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, हमें सर्विसेज भी चाहिए, हमें स्टार्टअप भी चाहिए, हमें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज भी चाहिए। सो पहली बात हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमें इसके बीच में चुनाव के बजाय हर क्षेत्र पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हर चीज़ पे पॉलिसी एनवायरनमेंट कंड्यूसिव चाहिए ताकि रियल प्रोग्रेस इन सारे विषयों पे हो सके, नौकरियां वहां से निकलेंगी। दूसरा बड़ी बात आपने कही कि ये पूरा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। निशांत, यहाँ से एक बड़ी बात निकल गई, रोजगार तब पैदा होंगे जब रोजगार की मंशा होगी और उसी को लेकर डिसीजंस होंगे, और डिसीजंस की बारी आती है तो बजट पर निगाहें होती है। ओवर टू यू निशांत। निधि, आपको मैं बताना चाहूंगा, इकोनॉमिक सर्वे में क्लियर कट कहा गया है कि इस देश की आबादी जो है 35 साल से कम करीब 65% है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 51% के पास एम्प्लॉयमेंट स्किल्स ही नहीं है। रोजगार के लिए स्किल इंडिया पर होगा जोर। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। युवाओं में स्किल बढ़ाने की योजना संभव है, युवाओं में कौशल विकास बढ़ाने की चुनौती, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कहता है 51.25% यूथ जो है वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, उसके पास स्किल्स ही नहीं है नौकरी के लिए। गौरव, तो देखिए, सवाल है बढ़ती बेरोजगारी की वजह क्या है? क्या कुशल कर्मचारियों की मांग बढ़ना भी इसका एक बड़ा कारण है? आइए आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि ये क्या कहते हैं आंकड़े, हमारा रिसर्च क्या कहता है। आपको वो ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाते हैं।
वो ग्राफिकल रिपोर्ट आप, लेकिन बजट पर कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, कैबिनेट में अब बजट को लेकर बात हो रही है और बजट को मंजूरी मिलेगी, उसके बाद बजट संसद में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर। तो बिल्कुल जैसा कि अक्सर हर साल हम देखते हैं, जो एक परंपरा है उसी के मुताबिक यहां पर बजट पर कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद फिर बजट ये संसद में आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में चर्चा हुई बजट को लेकर और आधे घंटे में अब पेश होगा देश का आम बजट। TV9 भारतवर्ष पर हिंदी में सुनिए आप बजट भाषण, और ये बड़ी कवरेज भी लगातार आज के बजट को लेकर TV9 भारतवर्ष पर जारी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त आपके सामने। थोड़ी देर पहले कैबिनेट से आम बजट को मंजूरी मिली है, बजट सेशन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विजन है अमृत काल भारत की अगर बात की जाए, 2047 तक विकसित भारत की बात की जाए, लेकिन उसमें कई सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं और पहला स्पीड ब्रेकर जो है वो एम्प्लॉयमेंट है और अभी जो एकदम शॉर्ट टर्म में स्पीड ब्रेकर है वो है महंगाई। सुमेरा, इस वक्त की बड़ी खबर, आम बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर, थोड़ी देर में पेश होगा देश का आम बजट। TV9 पर हिंदी में सुनिए बजट भाषण। तो देखिए हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गौरव वल्लभ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इसके अलावा यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं। सुमेरा हमारे साथ, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट, फिर कृषि एक्सपर्ट, शेयर मार्केट एक्सपर्ट और ऊपर बाजार में गौरव अग्रवाल हमारे साथ हैं। गौरव, क्या उम्मीद है, क्या जोश? बिल्कुल बिल्कुल निशान, देखिए सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि जहां मैं इस वक्त हूं, जहां पर एक आम इंसान के घर के रोजमर्रा में काम आने वाली जो चीजें हैं इन पर क्या असर पड़ेगा। मैं सस्ता महंगा की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत मिनिमम चांसेस हैं इस बजट से। मैं बात ये कर रहा हूं कि सरकार महंगाई को कम करने के लिए क्या कोई लोगों को कुछ यहाँ कदम उठा सकती है। मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर क्या लोगों को ज्यादा पैसा मिल सकता है टैक्स में छूट को लेकर। क्या सरकार लोगों को कोई और नई योजना के तहत कोई बड़ी सुविधा दे सकती है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में जिससे उनका खर्चा कम हो। इस सब चीजों को लेकर मुझे ये देखना है कि आज बजट में सरकार क्या करने वाली है, हमारे व्यूअर के लिए क्या करने वाली है जो इस वक्त बैठा हमें देख रहा है। ओवर टू निशान। जी हाँ गौरव, और हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्या कहा जा रहा है कि इस बजट में बड़ा और अहम हो सकता है, क्या अहम सवाल हैं जिनके इस वक्त हर कोई चाहेगा कि इस बजट को जब पेश किया जाए तो वो जवाब मिले। सवाल है बढ़ती बेरोजगारी का सबसे बड़ा, और उसकी वजह क्या है, क्या कुशल कर्मचारियों की मांग बढ़ना भी एक इसकी वजह बड़ी कारण है। आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए जो आंकड़े आपके सामने हैं, साल 2000 में कुशल कर्मचारियों की मांग 5.1% रही। 12 साल बाद साल 2012 में कुशल कर्मचारियों की मांग 7.5% हो गई। साल 2019 में यही आंकड़ा 9.6% हो गया और 2022 में कुशल कर्मचारियों की मांग का प्रतिशत 7.7 दर्ज किया गया। और देखिए तस्वीरें हम आपको कैबिनेट बैठक की दिखा रहे हैं, जहां पर बजट पेश किया जा चुका है और उसे मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में बजट को पेश किया गया और अब से कुछ देर बाद बजट को देश के सामने रखा जाएगा, तब जबकि इसे संसद में पेश किया जाएगा। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस बजट से क्या अहम और नया होने वाला है। सरकार जाहिर सी बात है अपनी तमाम नीतियों को आगे बढ़ाएगी, लेकिन कंटिन्यूटी का बजट होगा, उसी तरह से कंटिन्यू होगा या इसमें कुछ और नया हम होता हुआ देखेंगे, कुछ नया बदलाव देखेंगे नई सरकार के साथ। लेकिन एक बड़ा अहम मुद्दा जो रोजगार का मुद्दा है वो जानना बहुत जरूरी है। बजट में क्या होगा इसको लेकर इसको कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा और नया हो सकता है, लेकिन आइए ये कैबिनेट की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन रोजगार की क्या स्थिति है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। साल 2000 की अगर बात की जाए तो स्थायी रोजगार की दर तब 8.5% रही, 2012 में 7.8% हो गई, 2019 में 10.5% और 2022 में 9.7% हो गई। इसी तरह अस्थायी रोजगार की बात करें तो साल 2000 में इसका प्रतिशत 91.5% रहा। 2012 में जो स्थायी रोजगार है उसका आंकड़ा भी हम आपको दिखाएंगे। 2012 में वो 92.2% रहा, 2019 में 79.5% और 2022 में 90.3%। ये स्थिति है। हमारे साथ गौरव वल्लभ भी जुड़े हुए हैं। गौरव वल्लभ बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गौरव आपका स्वागत है। गौरव, सबसे पहला सवाल, आप तो खुद फाइनेंस, आप तो खुद MBA स्कूल में पढ़ाते हैं और आप फाइनेंस के जानकार हैं। सबसे बड़ी चुनौती वो है एम्प्लॉयमेंट।
मैं अगर इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ के बताऊं तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि 1 in 2 आर नॉट रेडिली एम्प्लॉयबल। पहला सवाल मेरा यह है। दूसरा वो ये है, आप ग्रोथ भी देख रहे हैं लेकिन महंगाई से भी निपटना होगा, आपका जवाब। देखिए निशान जी, इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं और मुझे अच्छा लगा आपने बहुत सारे आंकड़े दिखाए मुझसे सवाल पूछने से पहले। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं निशान जी, इसमें चीन, अमेरिका, फिलीपींस, वियतनाम, जर्मनी, यूके कोई भी देश नहीं है। सारे एडवांस्ड इकोनॉमीज हो या इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हो, सिर्फ भारत हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। दूसरी बात आपने करी रोजगार की। निश्चित रूप से हमारे देश में लगभग 80 से 90 लाख युवा प्रति वर्ष रोजगार के लिए एंटर करते हैं। तो उतना रोजगार जो इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा है कि लगभग 78.5 लाख बच्चों को गैर कृषि रोजगार की जरूरत है। तो इस बजट में आप पाएंगे, और ये मैं एज ए इकोनॉमिस्ट बोल रहा हूं, मेरे को कोई इंटरनल जानकारी नहीं है, इस बजट में आप पाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक सर्विस इंडस्ट्री पर खासा फोकस किया जाएगा। रही बात महंगा सस्ता की निशान जी, महंगा सस्ता में मेजर कंट्रीब्यूशन तो जीएसटी का होता है और जीएसटी काउंसिल की वो डिसाइड करती है, वो बजट के बाहर है। हाँ, इनकम टैक्स में जो मिडिल क्लास है उसके जेब में ज्यादा पैसा बचे ताकि वो ज्यादा कंज्यूम करें, उसका जरूर इस बजट में ध्यान रखा जाएगा। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के भी हो सकता है, वो डिडक्शंस की लिमिट्स को बढ़ा के भी हो सकता है, पर मिडिल क्लास को कंजम्पशन के लिए ज्यादा जेब में पैसा बचे, मुझे ऐसी उम्मीद है इस बजट में उसका ध्यान रखा जाए। गौरव वल्लभ जी, मैं सुमेरा बोल रही हूँ और हम सबको ये उम्मीद है, जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो उम्मीद करता है कि ऐसा समय जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, तब जबकि सरकार के पास पैसा है, तब जबकि हम हाई ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तब जो टैक्स पेयर है उसको भी कुछ राहत मिले, उसके जेब में भी कुछ आए। लेकिन वो अभी तक तो पिछले कुछ सालों के दौरान होता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसे किस रूप में आप देखते हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं क्या वाकई ऐसा आज होगा? क्योंकि हमने अभी तक उस तरह से नहीं देखा है। क्या उसमें कोई बदलाव हो सकता है? सुमेरा जी, तब जबकि वाकई सरकार के पास पैसा है। 140 करोड़ के देश में सुमेरा जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज भी मात्र 2 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। 8-9 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, पर टैक्स पेमेंट सिर्फ 2-2.5 करोड़ लोगों का होता है। तो उन 2-2.5 करोड़ के लिए भी इस बजट में कुछ ना कुछ होगा और होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं एज ए इकोनॉमिस्ट मोर कंसर्न्ड हूं कि एम्प्लॉयमेंट का इंजन, और जब मैं कह रहा हूं एम्प्लॉयमेंट तो मैं नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट पे मेरा फोकस है। तो नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि अब चाइना +1 की नीति पर दुनिया की बड़ी कंपनियां काम कर रही है कि चाइना में तो हमारा उपक्रम है ही, एक इंडिया में भी हमें खोलना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना +1 नीति से देश में बड़ा निवेश के लिए किस तरह इस बजट में पॉलिसीज लाई जाए, देश में बड़े स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस तरह इस बजट में खाका दिया जाए। गौरव जी, मैं गौरव जी आपके पास आ रहा हूं। आपने जो डेटा दिया है, मेरा कुछ सवाल है बेस्ड ऑन जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में इलेक्शन के बाद कहा गया था और उसका मैं रिफ्लेक्शन बजट के लिहाज से जानना चाहूंगा आपसे। बड़ी खबर इस वक्त, संसद भवन में कांग्रेस सांसदों की बैठक, बजट से पहले राहुल गांधी के साथ बैठक। बजट से घर खरीदारों के लिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ सकती है। होम लोन पर हमारे टैक्स एक्सपर्ट बहुत बड़ी स्माइल देते हुए, स्टैंप ड्यूटी कम होने की उम्मीद है, यह बहुत जरूरी है, स्टैंप ड्यूटी कम होने की जरूरत है। जी हाँ, और इस बीच आपको बताएं, जैसा कि कहा जा रहा है कि स्टैंप ड्यूटी कम हो सकती है, टैक्स छूट बढ़ सकती है, जो होम लोन है उस पर। घर का सपना हर कोई देखता है, तो बजट को लेकर घर खरीदने की इच्छा रखने वालों की उम्मीदें क्या हैं वो भी जान लेते हैं जानकारी, क्योंकि ये मिल रही है कि इसमें कुछ राहत मिल सकती है। होम लोन पर 2 लाख की टैक्स छूट बढ़े, ये उम्मीद है लोगों को।
होम लोन पर टैक्स में 5 लाख की छूट हो जाए, ये उम्मीद करते हैं लोग। इसके अलावा रजिस्ट्री में स्टैंप ड्यूटी कम की जाए, और अब जानकारी ये मिल रही है कि ऐसा हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी कम हो, ऐसा उम्मीद करते हैं लोग, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं। लोन और टैक्स चुकाने के बाद बचत करना मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए। तो इस तरह से जो टैक्स पेइंग जनता है उसको राहत दी जा सकती है और इसकी उम्मीद की जा रही है। मेरे साथ गौरव वल्लभ बीजेपी के नेता हैं, और हमने अक्सर गौरव वल्लभ जी को सुना है कांग्रेस की तरफ से, जब वो होते थे बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करते थे। गौरव जी, अभी जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे 2 राइडर्स हैं। मेरा सवाल एक पॉलिटिशियन से नहीं है, मेरा सवाल एक इकोनॉमिस्ट और एक फाइनेंस एक्सपर्ट से है। जिस दिन बीजेपी को वो वाली जीत नहीं मिली, जैसे 400 पार वाली जीत नहीं मिली, तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, और मैं नाम भी लेता हूं, द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आया। उस आर्टिकल में लिखा था कि भारत की जो जनता है वो फ्रीबीज को अब अपना हक मानने लगी है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा वोट करने का इंसेंटिव नहीं रह गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जो फ्रीबीज भारत की जनता है वो उसको अपना हक मानती है कि ये तो इनको देना ही चाहिए था, और वो उनके लिए इंसेंटिव नहीं बचा एज अ वोटर। ये एक पीस है। अब मैं आपके पास आगे आ रहा हूं, 3 योजनाओं की बात कर रहा हूं, किसान सम्मान निधि, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान योजना। क्या इन सब में एलोकेशन बढ़ सकता है? क्योंकि एक तरफ ये फ्रीबीज भी दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक आम इंसान की स्पेंडिंग भी इंक्रीज कर रहा है जब उसकी जेब में पैसे जाएंगे। निशान जी, मैं इसको फ्रीबीज नहीं मानता। आप जब टारगेटेड करके लोगों को हेल्प करते हो तो वो फ्रीबीज नहीं है। जैसे आयुष्मान भारत से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक स्वस्थ देश के अंदर ही जीडीपी का विकास हो सकता है। आपको हाई कैलिबर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी खेतों की बढ़ानी है, सर्विस इंडस्ट्री में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन देना है, तो आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ, लेकिन गौरव जी, क्या हो सकता है। मैं आप देखिए, बजट के अंदर क्या ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इन तीनों चीजों में एलोकेशन बढ़ना चाहिए? बिल्कुल। मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहता हूं निशान जी, हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन पे हमारे जैसे देश को, जो कि हम जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 2047 में हमारे विकसित भारत का संकल्प को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हेल्थ, एजुकेशन, और तीसरा चीज मैं खुद ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज आपके शो में एज ए इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूं, जो आपने एक मेरे ऊपर एक पहले से डाल दिया कि आपको एज ए इकोनॉमिस्ट बात करनी है। तो हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स जी, तो सोशल सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स पे और एलोकेशन बढ़ेगा। मैं एज ए इकोनॉमिस्ट, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है बजट का। ठीक है गौरव वल्लभ जी, देखते हैं जो आप एज एन इकोनॉमिस्ट उम्मीद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो बजट में बढ़ता है या नहीं, ये एलोकेशंस बढ़ते हैं कि नहीं, सोशल सिक्योरिटी पर और सरकार इन्वेस्ट करती है या नहीं। लेकिन एजुकेशन की आपने बात की, उस पर एक अहम सवाल है, वो मैं वापस आपसे आकर लूंगी। गौरव अग्रवाल लेकिन हमारे साथ बजट बाजार में मौजूद हैं, पहले उनके पास चलते हैं, क्योंकि गौरव, बाजार को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं लोगों के मन में। महंगाई बढ़ेगी क्या, और कुछ लोगों के लिए को राहत मिलेगी क्या इस महंगाई से? क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि सरकार के पास पैसा बढ़ रहा है, वहीं महंगाई भी उसी तरह से बढ़ रही है। बिल्कुल सुमेरा, ये बड़ा सवाल आपने पूछा और मैं इसी पर अपने एक्सपर्ट से बात करूंगा, लेकिन पहले बता दूं, एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम आवास योजना पर ऐलान संभव है। पीएमएवाई की राशि में बढ़ोतरी संभव है। तो पीएम आवास योजना जो शहर में और गांव में अलग अलग बजट मिलता है जिसका, उसको लेकर कोई राशि बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजना है। 4 करोड़ से ज्यादा घर उन्होंने बताया कि दिए हैं। तो अब देखना यह है कि इसमें क्या सरकार बढ़ोतरी करती है, क्या इसमें बदलाव करती है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा रहा पिछले चुनाव में। ओपीएस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, इसने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया इसको, हालांकि वो उनके मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन एनपीएस पर सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने का ऐलान संभव है, यानी 50% पेंशन की गारंटी सरकार दे सकती है। लेकिन जानकार ये पूछ रहे हैं कि उसके लिए फंड कहां से आएगा, तो अलग से फंड भी दिया, इसके लिए स्थापना की जा सकती है जो वायबिलिटी गैप है उसको कम करे उसके लिए। तो एनपीएस पर भी सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। तो 2 चीजें, एक तरफ पीएम आवास योजना, दूसरी तरफ एनपीएस, यानी वो लोग जो नौकरी पेशा हैं और वो लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, उन दोनों के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं इस बजट में। लेकिन
बजट में केवल वो लोग नहीं जिनके पास घर नहीं है या जो नौकरी पेशा है, उसके अलावा भी, क्योंकि हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। सर जरा जल्दी से आइए। अभी हम बात कर रहे थे हाउस होल्ड की, हम बात कर रहे थे, देखिए चाय का स्टॉल, आ जाइए सर, इधर आ जाइए, चाय का स्टॉल लगा है, जो चीजें लगी हुई हैं, ये बताइए मुझे, क्या महंगाई जो इतना बड़ा मुद्दा है उसके लिए बजट में सरकार के पास कोई रूम है आलोक सर, किसको कम करे? देखिए, इस महंगाई का रिश्ता तो बजट से नहीं है। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें 3 लाइनें बड़ी अद्भुत हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम खाने की चीज़ों को और पेट्रोल की महंगाई को हटा दें तो 4 साल में महंगाई न्यूनतम स्तर पर है। पर पॉइंट यह है कि आलू, टमाटर, भिंडी की प्याज का बजट कुछ नहीं कर सकता। ये मौसमी कारक है और इसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आ सकते हैं। अब सवाल इस सब का आता है तो इसमें बजट कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब जीएसटी में चला गया। अभी बजट ये कर सकता है कि मैं महंगे टमाटर खरीद सकूं, इसके लिए मेरी जेब में कुछ पैसा ज्यादा छोड़ सकता सही बात है। तो अगर मुझसे कुछ टैक्स कम ले लिया जाए, मेरी इनकम के जरिए कुछ और बेहतर कर दिए जाएं, जैसे अभी हमने सुना कि वो इसमें ही डिबेट में था कि वो एक नई योजना गारंटी आ सकती है, लाडला भाई लाडली बहन स्कीम आ सकती है, तो अगर हर नौजवान की जेब में 10,000 रुपए आ जाएं तो यानी इनकम जेब में कितनी बची रह जाए या बढ़ जाए। ये बड़ा सवाल, ये बड़ा पॉइंट है कि लोगों को एक्स्ट्रा इनकम मिले तो महंगाई से थोड़ा सा वो हो सकता है। आप कंज्यूमर्स को समझते हैं, कंज्यूमर्स के लिए इस बजट में क्या किया जाना चाहिए? एक आम उपभोक्ता जो बाजार से इतना सामान खरीद रहा है, उसको केवल एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए या कुछ और भी दे सकते हैं यहाँ पर? देखिए, इसमें सबसे पहले थोड़ा सा आंकड़ों पे अगर हम ध्यान दें महंगाई के आंकड़ों पे, जो फूड इन्फ्लेशन है भारत में और दूसरे देशों में, अभी जुलाई का डेटा है WTO का, सभी देशों के बीच का, आप देखेंगे कि 46% देशों में और बल्कि मतलब 10% से ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन है भारत के बनिस्बत। सो एक पहली चीज़ हमें ये देखने की आवश्यकता है कि भारत में फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के ज़्यादातर देशों के बजाय थोड़ा मॉडरेट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फूड इन्फ्लेशन का जैसे बताया गया कि जो GST का मसला बजट से बाहर है, इसलिए उसके बारे में बात करने का मतलब नहीं, लेकिन जो बाज़ार के स्ट्रक्चर है, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा की क्वालिटी, भारतीय बाज़ार में और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा की क्वालिटी कैसी है, उससे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि बाज़ार में उपलब्धता, नए प्रोडक्ट्स की उपलब्धता और कीमत, तीनों पे क्या होगा। उसके कई उदाहरण हैं हमारे सामने, जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर एक इनपुट है, इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर कार्टेल बना हुआ है तो भारत में उसकी कीमतों के प्रभाव पड़ेंगे, और अगर इनपुट की कीमत पर प्रभाव पड़ेगा तो आउटपुट की कीमत बची नहीं रह सकती। और आपने जो कहा है फर्टिलाइजर, उसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि फर्टिलाइजर यानी खाद की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन मजबूत डिमांड और एक्सपोर्ट पर प्रतिबंधों के चलते ये 2015-19 के स्तर पर से ऊपर रहेंगी। यानी सरकार सीधे नहीं लेकिन कुछ ऐसे काम कर सकती है निशांत, जिससे आम आदमी के जीवन पर, उसके बजट पर असर पड़े, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो तो उसको इतना चुभेगा नहीं अगर टमाटर 50 का 60 भी हो जाता है तो। निशांत, ओवर टू यू। सुमेरा जी हाँ, हमारे साथ रवि मौजूद हैं जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, शेयर बाजार एक्सपर्ट हैं। गौरव ये कह रहे हैं, उनके साथ जो हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, कि सरकार आपकी जेब में कुछ एक्स्ट्रा डाल सकती है। जेब में एक्स्ट्रा डालने का क्या तरीका खास हो सकता है, और टैक्स उसमें एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं किसी पार्टी पक्ष के तरफ से बात नहीं करूंगा। सरकार जेब में एक्स्ट्रा डालने के बजाय जेब से निकाल रही है। HNI देश छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले गए? अभी गौरव एक बात बोल रहे थे कि सिर्फ 2% लोग ही टैक्स भरते हैं, बाकी सारे लोग सिर्फ फाइलिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके यहाँ कंप्लायंसेस का जो नॉन कंप्लायंस का कॉस्ट है, वो कंप्लायंसेस का कॉस्ट से ज़्यादा है। अब आप कहते हैं कि मैं तो 30% स्लैब, 42.75% के स्लैब में HNI को रखूँगा। आप यूरोप और अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। तो जेब से ज्यादा निकाल रही है जो दे रहा है उसकी, इसलिए उसमें कुछ डालने की जरूरत है। मतलब जो मुर्गी अंडा दे रहा है उसका पेट पूरी तरह से सरकार फाड़ रही है, और ये आप एक तबके को भर भर के दे रहे हैं और जो देने वाला है उसको भगा रहे हैं। तो सरकार इसको बदलने की जरूरत है। आपको ये उम्मीद है कि इसमें कुछ होना चाहिए? 100% होना चाहिए और बदलने की जरूरत है। ठीक है। एक सवाल जो हर किसी के मन में है और बहुत ही इग्नोर्ड सवाल है, वो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इसको लेकर सरकार क्या करना चाह रही है? नंबर 1, मैं खाली वोट के हिसाब से नहीं देख रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा एरिया है जहां पर कुछ करने की जरूरत है अगर हम अपने आप को अमृतकाल की बात करें 2047 का टारगेट लेके चलें। एब्सोल्युटली निशांत, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है एम्प्लॉयबिलिटी का। और हो सकता है कि मैं जितना अपने दिमाग लगा सकता हूँ, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मुझे पता है कि मेरी स्किल्स क्या हैं। अब आप फाइनेंस सेक्टर की बात कर लें, बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, जो स्किल्ड प्योर स्किल्ड है, जहाँ पे एक तरह से टारगेटेड बहुत कम लोग हैं, लेकिन कई ऐसा तबका है जो स्किल्स लेके बैठा है घर पे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरी एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ मैच कर सकती है। तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा पोर्टल या कोई एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेरे हिसाब से अगर कुछ ऐसा सरकार करती है तो। निशांत, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा सा अलग हटके है। हम एफडीआई की बात करते हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कितना और बढ़ाएं। हमने कभी एक बार भी बजट में या बजट के आसपास या उसके बाद हमने बात करी है कि कैसे ब्रेन ड्रेन को हम वापस ला पाएं। सर, आप एफडीआई का जिक्र कर रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जो मेरे लिए बहुत चिंताजनक है। जब मैंने पढ़ा आज के अखबारों में तो मैं हैरान हो गया। मैं रीड करता हूं उसको। आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातों में एक बात है कि चीन से एफडीआई को बढ़ावा देने से होगा फायदा। सर डेफिनेटली, अब ये तो बड़ी बैलेंस ऑफ कैच 22 सिचुएशन है, क्या करेंगे आप बताइए ना। नहीं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात की जाए, रशिया से ऑलरेडी हम ऑयल बहुत कुछ ले रहे हैं, बहुत ऑयल ले रहे हैं, हर जगह मामला खैर। एनीवे, सुमेरा, बैक टू जी, हमारे साथ राघवन संपत का मौजूद है। राघवन, कृषि क्षेत्र को लेकर हमेशा ही देश में उम्मीद की जाती है, क्योंकि देश का एक बड़ा तबका है जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किसान सम्मान निधि योजना सरकार की जारी है, उसमें कह रहे हैं कि एलोकेशन बढ़ सकता है, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन सरकार कृषि बिल लाई थी, उसके बाद से जो एक बड़ा परिवर्तन आना चाहिए कृषि क्षेत्र में, वो हम नहीं देख रहे हैं। क्या उस तरफ फोकस होना चाहिए? आपको क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए कृषि क्षेत्र के लिए प्रायोरिटी? उम्मीद है कि प्रायोरिटी एफिशिएंसी में डालना चाहिए। बजट एलोकेशन वो अलग बात है, बट एक्सपेंडिचर एंड हम आउटकम फोकस्ड एफर्ट लेना चाहिए। सी, एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन an important factor. 50% of the workforce, 50% of the population is dependent on agriculture. 89% of farmers, उनका लैंड है 2 हेक्टेयर से कम है। सो हम उनको क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ हैज़ बीन, लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन। अब क्या चाहिए हमको? आई कैन से एब्रिविएशन में TMIP चाहिए। टेक्नोलॉजी चाहिए, मार्केट ओरिएंटेशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये तीनों अचीव करने के लिए, एफिशिएंसी अचीव करने के लिए हमको पॉलिसी चाहिए। वो पॉलिसी रिफॉर्म्स लॉन्ग ड्यू है, तो वो करना ही चाहिए। उस तरफ आगे बढ़ते हुए दिखना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि वी ऑलवेज रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। गवर्नमेंट जो कुछ कर रहे हैं इतने साल से, दे आर हैविंग इम्पैक्ट है ग्राउंड में, लेकिन और होना चाहिए, लेकिन और बड़ा होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए। लेकिन आपने मुझे अभी भी ये नहीं बताया किसान सम्मान निधि बढ़ना चाहिए कि नहीं, बट नेवरदलेस अब एक बहुत बड़ा सवाल, डिफेंस सेक्टर। देखिए, हम डिफेंस सेक्टर की जब बात करते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि डिफेंस सेक्टर को कितना बढ़ेगा। छोटा सा एग्जांपल है, पिछली बार इंटरिम बजट में 4.71% एलोकेशन बढ़ गया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2014 में हम एक्सपोर्ट करते थे करीब 686 करोड़ का, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं करीब 16,000 करोड़ का डिफेंस सेक्टर में। सवाल यह है सर कि डिफेंस सेक्टर में जो कॉस्ट ऑफ सैलरीज है, जो कॉस्ट ऑफ पेंशन है, वो बहुत हैवी है। यूटिलाइजेशन जो है उसका अलग एरिया में भी हो रहा है। आपको इस बार क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कर रहे हैं आप, खासकर डिफेंस सेक्टर में, एलोकेशन या कोई बड़ा रिफॉर्म? देखिए, ऐसा कि दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारा जो आज के दिन में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पाकिस्तान और चाइना के माध्यम से, दोनों न्यूक्लियर केपेबल देश हैं और दोनों हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर आज के दिन में सेंध लगा के बैठे हैं। इसलिए हमको अपनी कैपेबिलिटीज़ नॉर्दर्न और ईस्टर्न सेक्टर में बढ़ानी है, हमको अपनी मॉडर्नाइजेशन करनी है, हमको जो समुद्री हमारा इलाका है इंडियन ओशन का, उसको डोमिनेट करना है। आपकी जो पैसिफिक इंडो पैसिफिक एरिया, ये तो ठीक है, ये तो जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पे हम करेंगे, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट में? तो हमें जो पिछला इंटरम बजट में 6.21 लाख करोड़ मिला था, वो 1.9% ऑफ GDP था। तो मेरा मानना ये है कि हमें कम से कम 2% एंड अबव अलॉट होना चाहिए। लेकिन सरकार ये कहती है कि कांग्रेस के कार्यकाल में डिफेंस मिनिस्ट्री वापस पैसा दिया करती थी। मुझे याद है ये सवाल तो मैंने खुद मनोहर पारिकर से पूछा था। अब कम से कम पूरा यूटिलाइजेशन तो हो रहा है।
बिल्कुल यूटिलाइजेशन करने की बहुत आवश्यकता है। आपके एयरक्राफ्ट नहीं है आपके पास पूरे, आपकी नेवल फ्लीट्स को आपने बढ़ाना है, आपको अपनी जो आर्मी है उसको मॉडर्नाइज करना है, आपको जो अपना रिजर्व्स हैं, फाइटिंग रिजर्व्स, पहले होता था शॉर्ट इंटेंस वॉर होगी, अब शॉर्ट इंटेंस नहीं हो रही। आप यूक्रेन को देखिए, अभी आप इसराइल में देख लीजिए, आप कहते थे 15 दिन 20 दिन 1 महीने की लड़ाई। सर आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा, एक खबर आ रही है सुमेरा जी। खबर ये आ रही है कि बजट को लेकर क्या कहना है सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजंगा का। आइए आपको सुनाते हैं। पिछले काफ़ी सालों से गवर्नमेंट एक बहुत ही बैलेंस बजट दे रही है, जिसमें लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखे, जिससे रियल एस्टेट और बाकी सभी सेक्टर्स को बेनिफिट मिले और इंडिया सस्टेनेबली ग्रो कर पाए। शॉर्ट टर्म में मुझे उम्मीद है कि हाउसिंग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स ले। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर घोषित हुए हैं उससे अधिकतर घर बने, और अगर जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स है उस पर या कोई रिबेट या तो कोई टैक्स इंसेंटिव दे पाए तो इससे हाउसिंग सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। हमेशा हर बजट से डिमांड ये रहती है कि टैक्स स्लैब्स कम होने चाहिए, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स को लेके एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा है, और अगर कुछ टैक्स इंसेंटिव्स मिले, अगर कुछ टैक्स रिडक्शंस हुए तो इससे मिडिल इनकम सेगमेंट को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, लोअर इनकम सेगमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट कितना कर पाएगी आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी अगर कुछ करती है तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव साइन रहेगा।